फिल्म की शुरुआत में हम जेस नाम की एक फीमेल को देखते हैं जो अपने बेटे टॉमी को कह रही होती है कि तुमने बस एक बुरा सपना देखा है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। दरअसल टॉमी को ऑटिस्टिक नाम की बीमारी थी जिसके कारण टॉमी की आयु तो बढ़ रही होती है पर उसका दिमागी विकास नहीं हो रहा था। अगले दिन जैसे एक नाव यात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर रही होती है, वो जब बाहर कपड़े निकालने जाती है तो उसे गार्डन में टॉमी का टूटा हुआ खिलौना दिखाई देता है। दूसरी तरफ टॉमी से कलर गिर जाता है और जेस जब उसे साफ कर रही होती है कि तभी उसके घर की बेल बजती है, पर जेस जब बाहर आकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर जेस आकर अपना सारा सामान पैक करती है, पर जब वो टॉमी को चलने को कहती है तो वो मना कर देता है और अजीब बातें करने लगता है। जेस उसे समझाने की कोशिश करती है पर फिर भी वो नहीं मानता, जिसके कारण वो उसे घर पर ही छोड़कर अकेले यात्रा के लिए निकल जाती है। जेस अब वहीं पहुंचकर अपने दोस्त ग्रेग से मिलती है, पर वहीं जेस परेशान लग रही होती है, जिस पर ग्रेग सवाल करता है कि तुम परेशान क्यों हो, पर जेस थकान का बहाना कर देती है। ग्रेग फिर जेस को अपनी बाकी के दोस्तों से मिलवाता है। उनमें से एक पर सैली और डॉनी, सैली की फ्रेंड हेदर और विक्टर होते हैं। वो सभी अपनी नाव जिसका नाम ट्रायंगल था उसे समुद्र में उतारते हैं। कुछ देर बाद जेस नाव में सो जाती है और उसे एक अजीब ही सपना आता है जिसमें वो किसी बीच पर होती है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। हेदर जेस से उसके तबीयत के बारे में सवाल करता है, जिस पर जेस कहती है कि उसने बुरा सपना देखा पर उसने क्या देखा वो अब उसे याद नहीं। दूसरी तरफ विक्टर ग्रेग से कहता है कि जेस अपने बेटे को लाने वाली थी इस यात्रा पर उसने नहीं लाया। उसने कहा कि उसका बेटा स्कूल गया है, पर आज तो शनिवार है और आज ही के दिन स्कूल बंद रहती है। जिस पर ग्रेग कहता है कि जेस का बेटा शायद ऐसे स्कूल में जाता होगा जो हर रोज खुली रहती है, तुम इस पर इतना ध्यान मत दो। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके नाव की तरफ तूफान आने लगता है। ग्रेग दूसरे शिप को रेडियो कॉल के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कोई लड़की कह रही होती है कि वो हमें मार रही है, पर ग्रेग को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद ग्रेग का उस लड़की के साथ संपर्क टूट जाता है। अब वो सभी तूफान से किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं, पर तूफान के चपेट में आने के कारण उनकी नाव पलट जाती है। पर भाग्य से सभी लाइफ जैकेट की मदद से बचकर पलटी हुई नाव के ऊपर पनाह ले लेते हैं, पर हेदर कहीं भी दिखाई नहीं देती। पर फिर तूफान खत्म होने के बाद उन्हें एक विशाल शिप दिखाई देती है जिसका नाम एयरलोस होता है। वो सभी मदद के लिए चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें शिप पर कोई दिखाई देता है, पर वो उनकी बिना मदद किए ही चला जाता है। सभी अब कैसे तो शिप पर चढ़कर शिप की तलाशी करने लगते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। जेस अब ग्रेग को कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, जिस पर ग्रेग कहता है कि तुम्हें डेजावू हो रहा होगा। दूसरी तरफ विक्टर और डॉनी को इस एयरलेस शिप की फोटो मिलती है और उस फोटो के नीचे लिखा होता है कि ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार एवलेस देवता के बेटे सिसिफस 2 बार मौत के देवता को चकमा देकर बच गए। सिसिफस ने मौत के देवता से वापिस आने का वादा किया था, पर उसने वो वादा तोड़ दिया, जिसके कारण मौत के देवता ने सिसिफस से कहा कि तुम एक बड़े पत्थर को पहाड़ के ऊपर ले जाओ, यदि तुमने ऐसा कर लिया तो तुम हमेशा जीवित रहोगे। पर जब भी सिसिफस पत्थर को ऊपर ले जाता है वो पत्थर फिर से नीचे गिर जाता है और ये चीज तब तक चलती है जब तक सिसिफस को अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। अब यहाँ जो मूवी में रेफरेंस दिया गया है, अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो इसके ऊपर एक और मूवी बनी है जिसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने की हुई है, इसलिए यदि आपको ये वीडियो देखनी है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप जब हम मूवी की तरफ लौटते हैं तो यहाँ ये सब पढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ गिरने की आवाज आती है और विक्टर वहाँ जाके देखता है तो वहाँ उसे जेस की चाबी मिलती है, पर किसी को समझ नहीं आता कि जेस हमारे साथ थी तो उसकी चाबी वहाँ कैसे आई। सैली कहती कि शायद वो हेदर होगी। वो सभी अब हेदर को ढूंढने के लिए एक कमरे में आते हैं जहाँ कई सारे खाने की चीजें होती है जो आश्चर्य कारण से एकदम ताजी नजर आती है। विक्टर ग्रेग से टाइम पूछता है, पर ग्रेग की घड़ी 11:30 और जेस की घड़ी 8:17 पर रुक गई थी। तभी जेस को फिर से कोई दिखाई देता है और विक्टर उसका पीछा करने जाता है। दूसरी तरफ जेस और ग्रेग भी विक्टर के पीछे निकलते हैं और डाउनी और सैली उसी कमरे में रुकते हैं। तभी जेस और ग्रेग को किसी कमरे से आवाज आती है और उस कमरे पर जाने पर उन्हें आईने पर खून से लिखा मिलता है कि थिएटर में जाओ। ग्रेग अब तुरंत थिएटर के लिए निकलता है, इवन दो जेस उसे मना करती है कि वहाँ खतरा हो सकता है, पर ग्रेग उसकी एक नहीं सुनता और वो चला जाता है। दूसरी तरफ जेस उसी कमरे में आती है जहाँ उन्हें ताजा खाना मिला था, पर अब वो खराब हो चुका था। डॉनी और सैली वहाँ नहीं होते, जिस पर जेस को लगता है कि शायद वो विक्टर के पीछे गए होंगे। फिर तभी वहाँ विक्टर एकदम घायल हालत में आता है और वो जेस को मारने लगता है, पर जेस उसके घाव पर पलटवार करती है जिससे विक्टर वहीं ढेर हो जाता है। अब जेस को गोली चलने की आवाज आती है और वो भागकर थिएटर में चले
चली जाती है जहाँ ग्रेग को किसी ने गोली मार दी थी। तभी सैली जैसे कहती है कि ग्रेग ने मारने से पहले बोला था कि तुमने उसे गोली मारी, और ये कहकर वो जेस से लड़ने लगती है। पर जेस बचाव में कहती कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिस पर डॉनी कहता है कि तुमने हमें क्यों बोला कि थिएटर जाओ, ग्रेग ने बुलाया है। पर अब भी जेस को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर तभी कोई अनजान इंसान सैली और डॉनी दोनों को शूट करके वहीं ढेर कर देता है और जेस पर भी हमला करने लगता है। पर जेस कैसे तो उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। किलर अब जेस का पीछा करता है, पर अब उस किलर की गोली खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ जेस को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है और वो उसे अपने पास रख लेती है, पर तभी वहाँ वही हत्यारा आ जाता है। जेस अब अपनी कुल्हाड़ी से उस पर वार करके उसे घायल करने के बाद उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो किलर अजीब ही तरह से बड़बड़ाती है कि सभी को मार दो, यही एक रास्ता है घर जाने का। जिसके बाद वो किलर पानी में कूद जाती है। कुछ समय बाद जेस को कुछ आवाजें आती है और जब वो वहाँ देखती है तो उसका पूरा ग्रुप, जिसमें जेस भी होती है, अपने पलटी हुई ट्रायंगल नाव से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जेस उन्हें देखकर एकदम शॉक हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। पर अब हमें यहाँ समझ आता है कि शायद जेस किसी टाइम लूप में फंस गई है। अब पूरा ग्रुप शिप पर चढ़ जाता है और जेस उनसे बचकर छिप जाती है। वो सभी शिप पर चढ़ने पर बिल्कुल वैसे ही चीजें करने लगते हैं जैसा कुछ समय पहले हमने देखा था। और रियल जेस, जिसे हमने नाव यात्रा पर आते हुए देखा, वो ये सब देखकर एकदम परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में उसकी चाबी गिर जाती है। वो वहाँ से भागकर उस कमरे के पास आती है जहाँ उसका पूरा ग्रुप था। वहाँ अभी आई हुई न्यू जेस रियल जेस को देखती है, जिससे उसे लगता है कि वहाँ कोई है। और फिर विक्टर उसका पीछा करने लगता है और वो अंत में रियल जेस के पास पहुँच भी जाता है, जहाँ रियल जेस विक्टर को सब समझाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता। पर उसी दौरान रियल जेस गलती से विक्टर को धक्का देती है, जिसके कारण विक्टर का सिर एक स्टैंड से लग जाता है और वो वहीं घायल हो जाता है। अब रियल जेस वहाँ से भागकर एक कमरे में आती है जहाँ उसे कई सारे पेपर्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि सभी को मार दो जब वो नाव पर होंगे। अब रियल जेस भी एक पेपर में वही लाइन लिख देती है। तभी वहाँ उसे उसके कई सारे लॉकेट्स भी दिखाई देते हैं, जिससे अब जेस समझ जाती है कि वो किसी टाइम लूप में फंस गई है, इसलिए सब चीजें बार बार रिपीट हो रही है। इससे पहले भी कई सारी जेस आ चुकी है और उसी ने इन पेपर्स पे वो लाइन लिखी। रियल जेस अब फैसला करती है कि वो पैटर्न चेंज करके रहेगी ताकि इस लूप को तोड़ा जा सके, ताकि वो अंत में अपने बेटे से मिल सके। इसलिए अब वो गन लेकर हंट के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे विक्टर दिखाई देता है। तभी रियल जेस को न्यू जेस की भी आवाज आती है, जिससे रियल जेस न्यू जेस को मारने जाती है। विक्टर भी उसके पीछे जाता है, पर वो उसे शूट नहीं कर पाती, जिसके कारण न्यू जेस वहाँ से भाग जाती है। रियल जेस विक्टर को संभालने की कोशिश करती है, पर वो एकदम घायल होता है, जिसके कारण वो अंत में अपना दम तोड़ देता है। पर तभी ओल्ड जेस, जो रियल जेस से भी पहले आई थी, वो ग्रेग को शूट कर देती है। अब रियल जेस थिएटर की तरफ जाती है और वो डॉनी और सैली को बचाकर उन्हें थिएटर से बाहर लाती है, जिससे रियल जेस को लगता है कि यदि उसने पैटर्न को तोड़ दिया तो शायद ये लूप भी टूट जाएगा। रियल जेस उन्हें अपनी गन देकर कहती है कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसे शूट कर देना। इसके बाद रियल जेस को रास्ते में खून दिखाई देता है और वो उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ डाउनी और सैली को लगता है कि उनके आसपास कोई है, जिससे वो गन चला देती है और गोली की आवाज सुनकर रियल जेस उन तक पहुंचने के लिए निकलती है। पर ओल्ड जेस, जिसने किलर का मास्क पहना था, वो अपना मास्क हटाकर सैली और डाउनी को कहती है कि मेरे साथ चलो, और वो ओल्ड जेस के साथ चले जाते हैं। इधर रियल जेस डॉनी और सैली को आवाज लगा रही होती है, पर ओल्ड जेस उन्हें नजरअंदाज करने को कहती है और वो उन्हें एक कमरे में ले जाकर उन पर चाकू से हमला करती है, जिसमें डॉनी वहीं मारा जाता है। पर सैली वहां से बचकर निकलकर कंट्रोल रूम जा पहुंचती है और रेडियो कॉल से सभी को आगाह करती है कि वो हमें मार रही है। और उसकी कॉल की आवाज ग्रेग सुनता है, जैसा हमने पहले देखा था, यानी कि यहाँ पे ये लूप कंप्लीट हुआ। वहीं तूफान के समय ग्रेग को किसी की आवाज आई थी जो कह रही थी कि वो सभी को मार रही है। तभी वहाँ रियल जेस भी आ जाती है, जिससे सैली वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि रियल जेस ने डाउनी को मारा है। अब जब रियल जेस सैली का पीछा करते हुए ऊपर आती है, वो नजारा देखकर एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ कई सारे सैली की लाशें थी, यानी कि रियल जेस ने जो पैटर्न तोड़ा, जिससे उसे लगा कि ये लूप भी टूट जाएगा, पर रियल जेस से पहले आने वाली जेस ने भी ये पैटर्न तोड़ा था। रियल जेस सब सैली को समझाने की कोशिश करती है कि तभी न्यू जेस ओल्ड जेस को किलर के कपड़े में उसे पानी में गिरा देती है और तभी सैली भी अपना दम तोड़ देती है। सैली के दम
तोड़ते ही अब पूरा ग्रुप वापस आकर अपनी पलटी हुई ट्रायंगल नाव से मदद मांग रहा होता है, जिससे रियल जैस समझ जाती है कि जब सभी मर जाते हैं तो लूप फिर से शुरू हो जाता है। तब तक वो पूरा ग्रुप एओलियस शिप पर चढ़ चुका होता है, इसलिए अब रियल जेस को उन्हें फिर से मारना होगा। यानी कि रियल जेस को ओल्ड जेस की तरह किलर बनकर सभी को मारना है। अब रियल जेस बाथरूम में जाकर आईने पर खून से लिखती है कि थिएटर जाओ, और वहाँ से वो सैली और डॉनी के पास आकर कहती है कि ग्रेग ने तुम्हें थिएटर बुलाया है। और अब रियल जेस गन लेकर सभी को मारने निकलती है। सबसे पहले रियल जेस थिएटर जाकर ग्रेग को शूट करती है और वहाँ न्यू जेस भी आ जाती है, और अब रियल जेस सैली और डाउनी को शूट कर देती है। और जैसे हमने रियल जेस के साथ देखा था कि वो अनजान किलर से बचकर भाग गई थी, वैसा ही अभी भी होता है, और न्यू जेस रियल जेस से डरकर भाग जाती है। अब रियल जेस भी न्यू जेस के पीछे जाती है और तभी दोनों में हाथापाई हो जाती है। यानी कि रियल जेस को लगा था कि वो न्यू जेस के साथ सभी को मारकर इस लूप को तोड़ देगी, पर ऐसा नहीं होता, और न्यू जेस रियल जेस को पानी में गिरा देती है। और गिरने से पहले रियल जेस न्यू जेस के सामने वही लाइन दोहराती है जैसा उस किलर जेस ने कहा था, और यहाँ से ये लूप फिर से शुरू हो जाएगा। कुछ समय बाद रियल जेस की आंखें खुलती है जो किसी बीच पर होती है, और ये वही बीच होता है जैसा उसने ट्रायंगल नाव पर देखा था जब रियल जेस सो रही थी। रियल जेस तुरंत वहाँ से घर के लिए निकलती है, जहाँ एक और जेस जो अभी तक नाव यात्रा पर भी नहीं गई थी, वो टॉमी को चिल्ला रही होती है कि उसने अपना खिलौना गार्डन में छोड़ दिया, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टॉमी रियल जेस को देख लेता है, इसी कारण उससे कलर गिर जाता है, जिसे अभी वाली जेस एकदम गुस्सा हो जाती है और टॉमी को बहुत मारती है। रियल जेस अब दरवाजे का बेल बजाती है, जो देखने के लिए अभी वाली जेस बाहर आती है, और इसी मौके में रियल जेस समय रहते एक हथौड़ा लेकर घर में घुस जाती है। और अब जब अभी वाली जेस घर आती है तो रियल जेस उसे हथौड़े से वहीं ढेर कर देती है, पर ये सब टॉमी देख लेता है। रियल जेस अब टॉमी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सब एक बुरा सपना है, जो ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब रियल जेस अभी वाली जेस के शव को बैग में भरकर कार के बूट में डाल देती है, और टॉमी को लेकर कार से अभी वाली जेस के शव को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ती है कि तभी उसके कार से एक सीगल टकरा जाती है, और जब रियल जेस उस सीगल को दफनाने जाती है तो वहाँ और भी कई सारे सीगल के शव होते हैं, यानी कि और भी कई सारे जेस यहाँ तक पहुंचे थे। ये देखकर वो एकदम घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। अब कार के आईने पर सीगल का खून लगा होने की वजह से टॉमी घबराने लगता है, जिसके कारण रियल जेस का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण अभी वाली जेस का शव कार से बाहर आ जाता है और टॉमी की भी वहीं मृत्यु हो जाती है। पर इस एक्सीडेंट में रियल जेस बच जाती है, पर तभी वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर आता है और रियल जेस से उसके बारे में सवाल करता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर जेस हाँ में जवाब देती है। रियल जेस अब टैक्सी में बैठकर फिर से उसी जगह जाती है जहाँ से वो ट्रायंगल नाव की यात्रा पर जाने वाली थी, ताकि वो लूप को फिर से शुरू करके अपने बेटे को वापस पा सके। टैक्सी ड्राइवर रियल जेस को कहता है कि मैंने मीटर बंद कर दिया है, क्या तुम फिर से यहीं आओगी, जिस पर रियल जेस वादा करती है कि वो फिर से आएगी। अब रियल जेस ट्रायंगल नाव के लिए निकलती है, जिसे वहाँ विक्टर मिलता है, जो कहता है कि तुमने अपने बेटे को नहीं लाया, जिस पर रियल जेस कहती है कि वो स्कूल गया है। अब वहाँ ग्रेग भी आ जाता है, और ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहाँ रियल जेस घबराते हुए ग्रेग को थकान का बहाना करती है। अब रियल जेस फिर से ट्रायंगल नाव पर चढ़ जाती है, जहाँ उसका सारा ग्रुप होता है, और इसी एवर एंडिंग लूप के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब हम शॉर्ट में समझते कि आखिर मूवी में हुआ क्या, जिसका पहला क्लू हमें उस तस्वीर में मौत के देवता के मिथ से मिलती है। दरअसल सिंस जेस अपने बेटे के प्रति इतनी निर्दय थी, उसे सबक सिखाने के लिए मौत के देवता ने उसे मौत के लूप में ट्रैप कर दिया, जहां से निकलना तभी मुमकिन था जब वो अपनी सीख ले। उसकी निर्दयता के कारण ही वो लूप में फंसी, और फिर उसी के पुराने वर्जन ने अपने गलती को बदलने की कोशिश में अपने नए वर्जन की जान लेकर अपने बेटे के साथ भागने की कोशिश की, जो सही नहीं था, क्योंकि जब उसकी आगे मृत्यु होती है तब मौत के देवता ने उसे श्राप दिया था, जिससे छूटने के लिए उसे अपने किए का भुगतान करना था, फिर से लूप में जाकर अपने बेटे को मरने से बचाने का, जो अचीव करते ही मौत के देवता उसे अपने नर्क की दुनिया में ले जाते, पर उसका बेटा बच जाता। पर जेस अपने बेटे के साथ एक बदली हुई माँ के रूप में जिंदगी बिताने के लालच के कारण उसका हर बार वही असर होता है जो हमने एंड में देखा, जहाँ से वो लूप से कभी छूट ही नहीं पाती।
और वो ड्राइवर ही दरअसल मौत के देवता थे जो उसके लूप को स्टार्ट करने के लिए उसे हमेशा उसी जहाज के सफर पर छोड़ आते थे। अब अगर आपको इसका डिटेल में समझना है कि आखिर ये मौत के देवता कौन है और वहीं कैसे जेस मिथिकल सिसिफिस से कैसे रिलेटेड है, तो मेरी बिफोर आई फॉल मूवी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो जरूर देखें जहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।